नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का 11 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा लिए मैंने और इसके बीच में जो भी 6-8 पेपर हुए नए अभी 7 वो भी करा दिए हैं, उनको भी देख सकते हैं, इसी में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में। तो आगामी आपका जो देखिए 25 दिन का टाइम मिला हुआ है यहाँ से आपको, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए जितना आप पढ़ रहे हैं, आधा 1 घंटा प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की करते रहिएगा। ठीक है, तो आज रहने वाला हमारा 11वां सेट। तो यहाँ पे पहले हमारे हिंदी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन। अब देखिए नई, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर आप लोग कमेंट करते हैं बार बार। ये जो पेपर है ना, 85 क्वेश्चन तो 80-85 क्वेश्चन सेम इसी टाइप के आ रहे हैं एग्जाम में। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन 5 उत्तराखंड के कल्चर वाले और 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, वो वन लाइनर से ही बनते हैं। तो प्रैक्टिस का भी वो यहाँ पे रहेंगे नहीं, बट हाँ, तो 80-85 क्वेश्चन आपको सेम रह सकते हैं। इनके अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग करिए यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जल में रहकर मगर से बैर कहावत का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है यहाँ पे। तो ये कहते हैं, अगर किसी के साथ रहकर उससे शत्रुता नहीं जलनी चाहिए। ठीक है, आप किसी के साथ रह रहे हैं, जल में रहकर मगर से, अब जल में कौन रहता है, मगर रहता है, तो आप उससे बैर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, तो किसी के साथ रहकर उससे शत्रुता नहीं चलती है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, दूसरों की बात सहन करने वाला कृपालु, सहिष्णु, उदार या फिर तटस्थ। ठीक, क्या होता है, ये सहिष्णु होता है। ठीक है, अगला है, लौकिक संस्कृति के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है, भरत मुनि, केशव, अभिनव गुप्त या फिर वाल्मीकि। इसका राइट ऑप्शन है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी डी रहेगा। लौकिक संस्कृति के छंदों का जन्मदाता किसे माना जाता है, वाल्मीकि को जाना जाता है। ठीक है, चौथा है, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में आ रहे हैं, आपने देखा होगा, सरकारी पत्र जो पत्रकारिता वाला है पत्र। ठीक है, तो देखिए, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन के उपरांत, संबोधन से पूर्व, पत्रांक व दिनांक के उपरांत या फिर स्वनिर्देश के पूर्व। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विषय का उल्लेख। आप विषय कहाँ पे लिखते हैं, आप लोग जो लेटर लिखते होंगे ना, तो कहाँ पे लिखते हैं, तो संबोधन से पूर्व, जो संबोधन आप लोग नीचे करते हैं ना, उससे पूर्व यहाँ पे क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं कि किस विषय में आप लेटर यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, अगला है यहाँ पे, बसंत बसंतलिका के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं, 11, 13, 15 या फिर 14। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, चलिए, छठा है यहाँ पे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, अब एक वचन का बहुवचन बचा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए, अत्यंत जो अंत्य स्वर होता है ना, के साथ अय लगाए जाते हैं, क्या लगते हैं, आय लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जहां पे लगेगा मुझे डिस्कस करना है तो वहां पे चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, सातवां है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक, क्या कह रहा है, वह अगले साल आएगा। ठीक है, तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा यहाँ पे कारक होगा। ठीक है, कारक एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जितने भी 8 टाइप के कारक है ना, वो एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा अगले साल आएगा, अधिकरण कारक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा पेन का साइज कर लेता हूँ, लेंथ को। ठीक है, चलिए, देखिए अब कह रहा है आठवां, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। देखिए, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका आंसर देखना है तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या होता है, सोठा होता है। ठीक है, बट ये आएगा नहीं, इसको छोड़ दो, क्योंकि आपके छंद और ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है, नौवां है, हिंदी में मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम सब या फिर हम लोग। अब देखिए, मैं कौन सा वाला है, ये वाला मैं है। ठीक है, तो इसमें अगर बहुवचन की हम बात करेंगे तो कौन सा आता है, ये आता है आपका हम। तो हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, बहुवचन। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, हम हो जाता है। ठीक है, एक वचन हम मैं जैसे लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं, बात हमने देखा होगा ना, हम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, चितंबरा, दूसरा है उत्तरा, कला, बूढ़ा चांद और पल्लव। अब देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे, तो इसलिए कहता हूं इन प्रैक्टिस सेट को देखिए आप लोग। कहीं ना कहीं आपको अगर 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन भी अगर इनसे मिल गए ना, तो कहीं भी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखिए, चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद। एक आप चिदम्बरा तो सबको पता होगा, आपको ना उत्तरा नहीं पता है, कला नहीं पता है, बूढ़ा चाँद पलवल नहीं पता है ना, तो सिंपल आपको चिदम्बरा तो पता होगा, बिल्कुल श्योरिटी आपको पता होगा किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये नहीं भी आते हैं ना, तो वहां पे एलिमिनेट कीजिए क्वेश्चनों को। ठीक है, 11वां है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मैंने गांव जाना है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, मैं गांव जाना है गलत हो जाएगा, मुझे गांव जाना है, मेरे को नहीं होता है, मेरे को गांव जाना है ये भी नहीं होता है, मुझे गांव जाना है। तो ऑप्शन क्या हो रहेगा, बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है ना,
तो इसको यहाँ पे अच्छे से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वां है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब छंद और समाज तो है नहीं क्वेश्चन में, तो इसको भी इसकी भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो छंद में प्रयुक्त अक्षर होते हैं ना, उनको वर्ण कहा जाता है। अब वर्णमाला पढ़ते होंगे तो आपने चीजें पढ़ी होंगी वैसे। ठीक है, 13वां है, दिए गए मुहावरों में सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रवाह मानना, हार मानना या फिर लाभ होना। तो क्या है, लोहा मानना। तो लोहा मानना इसका जो रहेगा वो क्या होता है, प्रभाव। किसी है ना, किसी का हम लोहा मानते हैं, मतलब किसी का हम प्रभाव मानना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है ना, तो ये प्रसिद्ध मुहावरा है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, जैसे चलो रिसेंट का एग्जाम देते हैं। आजकल जो विपक्षी है ना, तो एग्जाम में, अब देखिए मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूँ, बट ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, आजकल विपक्षी जो होते हैं ना, विपक्षी भी नरेंद्र मोदी का लोहा मानते हैं। ठीक है, प्रभाव मानना, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक है जो भी है। 14वां है, कपोत का तद्भव है, तद्भव रूप क्या है, तत्सम तद्भव भी आपको पढ़ने हैं। तो कपोत का गाल, कबूतर, काम या फिर काज, तो कौन सा होता है। देखिए जो कबूतर है ना, कपोत का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कबूतर हो जाएगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही होगा तद्भव क्या होते हैं, जो हिंदी हमने संस्कृत से चेंज करके हिंदी शब्द बना दिए हैं। बाकी तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के सामान्य आपके शब्द यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में घूमने वालों के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो इसको कहते हैं निशाचर। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। अब देखिए ब्रह्मणी क्या है, जो क्या होता है, जो भ्रम के योग्य हो उसको ब्रह्मणी कहते हैं। तपस्वी की बात, तपस्वी कौन होता है, तप करने वाला, क्या होता है, तप करने वाला। ठीक है, इसके बाद अजर है, अजर क्या होता है आपका, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, तो ऐसे इसको देख सकते हैं। 16वां है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधायुग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास हो जाएगा। ठीक है, इसकी है हरिओत जी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी जो प्रिय रचना है वो है प्रियावास। ठीक है, याद है, इसको अच्छे से कर लेना एक बार। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। अब ये झरना किसकी है ये पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, प्रेम प्रलाप किसकी है, प्रेम प्रलाप है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और अंधायुग किसकी है, यह है धर्मवीर भारती। क्या है, धर्मवीर भारती। तो ठीक है, ये भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 17वां है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ इंद्र नहीं है, कह रहा है हरीश, देवेश, सुरेंद्र या फिर पुरंदर। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा इंद्र नहीं, शब्द अर्थ इंद्र नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हरीश का नहीं होगा। ठीक है, हरीश किसका है, ये आपका विष्णु का पर्यायवाची किसना है, विष्णु का है। ठीक है, बाकी सुरेंद्र, देवेंद्र, पुरंदर किसी इंद्र के हो जाएंगे। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची है। इसका मोर का कह रहा है शिखा, मधुवन, केहरी या फिर सीकी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सीकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में मयूर भी होता है मोर का, मयूर आपको पता होगा। ठीक है, सीता पंख भी कहते हैं इसको। ठीक है, और नीलकंठ भी कहते हैं, एक नीलकंठ भी होता है, नीलकंठ। ठीक है, ये मेन चीज को आप लोग याद रख लो। ठीक है, चलिए 19वां है, संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। रामायण, कंबन रामायण, कृतिवासी रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण है। ठीक है ना, इसकी रचना किसने की थी, ये की थी आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन रहने वाला हमारा यहाँ पे, पत्थर को जौक नहीं लगती का अर्थ है। देखिए यहाँ पे क्या है, पत्थर को जौक नहीं लगती, इसका अर्थ क्या हो जाता है, सिंपल है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हमारे रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो लेंथी टाइप का होगा मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ पे सीधे आगे बढ़ेंगे। देखिए सिंपल है, पहले तो तार्किक शब्द बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक सार्थम क्रम को दर्शाता है। अब कोई भी चीज होती है ना, पहले आप क्या करते हैं, सफाई, पकाना, खाना, परोसना, खरीदना, सबसे पहले आप लोग खरीदते हैं चीजों, क्या करते हैं आप चीजों को यहाँ पे क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, चलिए पहले आप क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए खरीदना तो पहला आपका क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सार्थक क्रम आपको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पहले चीजों को आप कहेंगे
खरीदेंगे, खरीदने के बाद उस चीज को घर लाके सफाई करेंगे, ठीक है। सफाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, ठीक है। पकाने के बाद उसको परोसेंगे, सीधे तो खाएंगे नहीं ना, उसको परोसेंगे, परोसने के बाद उस चीज को खाएंगे। तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 2 4 3, तो 5 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 22वां है, निम्नलिखित कथनों एवं उन पर आधारित तर्क को सावधानीपूर्वक पढ़कर उनका उत्तर दीजिए। देख, कथन और तर्क वाले क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देखे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है, कथन कह रहा है क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा रहा है क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध, हाँ आप लोग हाँ ही कहेंगे, बट यहाँ पे ना क्वेश्चन ना तर्क के अकॉर्डिंग ही देना पड़ता है, जो तर्क आपको दिया होगा। पहला तर्क क्या कह रहा है, हाँ पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। चलो पहला तर्क तो सही है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है पहले, ठीक है ना। इसके बाद अगला कह रहा है नहीं, इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब लकड़ी काटना अगर टोटली बंद कर दिया तो लकड़ी उद्योग तो खत्म हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों को लेके चलना, आपको कथन तर्क में आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही साइड चलो, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए तर्क 1 और 2 दोनों प्रबल है, दोनों प्रबल दे रहा है। अब आपको कहेंगे ठीक है लकड़ी पर नहीं काटनी चाहिए, वो चीज अलग है, बट अब तर्क भी उसने दिया है ना, नहीं कह रहा है, क्योंकि उससे कितने रोजगार चले जाएंगे, तो ये भी चीजें हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं, आप भावनाओं में बह जाते हैं, ये सोचते हैं कि अभी ट्रेंड में चल रहा है कि पेड़ लगाने चाहिए, आपदाएं आती हैं, तो आप सीधे इसको गलत कर देंगे। ऐसा नहीं, वो तर्क पूछ रहा है, तर्क का मतलब ही ये होता है, ठीक है। कुछ भी तर्क कितने भी हो सकते हैं ना, अलग अलग तर्क भी मान सकते हैं आप लोग। देखिए 23वां क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में कह रहा है नेक्स्ट को 8426 लिखा जाता है, WISH को वाइस को लिखा जाता है 26912 और रेन को लिखा जाता है 7849, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अंकों के संगत नहीं है, इसमें से कौन सा अंक संगत नहीं है, तो वांट शब्द के लिए निम्न से कौन सा कूट हो सकता है, कह रहा है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा पहले यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ना यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। देखिए पहले आपको यहाँ पे एस कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहां पर भी एस कॉमन दिख रहा है। तो एस में देखिए इन दोनों में सेम कॉमन संख्या कौन सी है, तो देखिए मुझे ना यहाँ पे 2 कॉमन लग रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब यहाँ पे जो एस है ना, एस का जो कोड है वो 2 है, ठीक है। आगे देखिए, अगले में देखिए यहाँ पे क्या है, RAIN है, ठीक है। अब इनमें भी क्या करेंगे हम, एक कॉमन शब्द यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। तो देखिए अब आपको एक चीज ध्यान से दिख रही होगी, अगर इसको ध्यान से देखता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, तो आई के लिए कौन सा है यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहां पर भी 9 है, मतलब आई का जो कोड है वो आपका 9 है, ठीक है। एस का हो गया, आई का हो गया। आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए अब जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो एक आपको यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहां पर भी एन दिया हुआ है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है आपको, 8 है, यहां पर भी है 8, यहां पर भी है, तो एन का हो जाएगा 8, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, जब एन का 8 दिया हुआ है ना, तो यहां पे देखिए क्या है, एन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एन दिया है, तो इसमें तो 8 है नहीं, इसमें 8 है, इसमें भी नहीं है, तो दो तो करेक्ट हो गए, यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला देखेंगे, हम चेक करेंगे सेम, ठीक है। यहां तो मैं बता रहा हूं ना टाइम लग रहा है, वहां जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ना आजकल रीजनिंग में पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन चले गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, आई का हमने कर लिया, एन का हमने कर लिया, ठीक है, एस का हमने कर लिया। अब एक चीज देखिए यहाँ पे ई है ना, और यहाँ पर भी ई है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो देखिए, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ई के लिए कॉमन देखिए, यहां पर भी आपका 6 है और यहां पर भी आपका 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बट हमें ई चाहिए नहीं, क्योंकि हमको WANT वांट चाहिए होता है, तो हमको W का चाहिए होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे W है ना, और यहाँ पे W है नहीं, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे ना एक ही है कॉमन W का, बाकी हमको कहीं नहीं मैच कर रहे हैं। तो W का अगर 1 है, तो देखिए 1 से स्टार्ट हमारी चीज जो होगी, मतलब यहाँ पर तो है नहीं 1, तो सब सिंपल आंसर डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 भी है 1 भी है, ठीक है। पूरा चेक नहीं भी करोगे तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, आपका बिल्कुल राइट आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। बड़े आगे, क्योंकि देखिए ए था ना, और यहाँ पर ए में देखिए ए का नंबर क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉमन देख सकते हैं 7 जो है ना, ये यहाँ पे देखिए 7, क्योंकि ए कहीं नहीं है, और 7 भी इनमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, खाली इसी में है, और यहाँ भी ए नहीं था, यहाँ भी ए नहीं था, मतलब ए इसी में है, तो इसका मतलब ये 7 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला देखते हैं, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे तो आपको सोच, नंबर वाले में मिसिंग वाले में ना सोचना ही पड़ता है, गुणा भाग करके देखिए कैसे आंसर यहाँ पे बन रहा है आपका, ठीक है। देखिए अगर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर होंगी आपको,
ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा कह रहा है, अब 36, 42 और 24 हमें कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए पहली बात मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से 36, 49 और 43 है। ठीक है, तो अगर इनको देखिए, ये अगर 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, पर 43 तो ऐसे कुछ बनेगा नहीं हमारा। ठीक है, तो एक चीज हो सकता है, देखिए पहले क्या हो रहा है, एक चीज लॉजिक लगाता हूं, ये 6 का स्क्वायर है ना, माइनस ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर को अगर नहीं भी लिखते हो तो 6 और 7 हो जाएगा ना, तो फिर भी हमारा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, 43 कैसे आएगा, नहीं आ पा रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे देखते अगला कैसे कर रहा है। एक चीज ये कर सकते हैं, ठीक है, 36, उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो 36 माइनस, ठीक है, 36 माइनस अगर मैं 43 करता हूं एक बार, ठीक है, देखिए 33 माइनस 43 कितना आता है, ये 7 आ रहा है मेरा, 7 आ रहा है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं ना तो हमारा 49 आ रहा है, तो बीच में 49 दिया हुआ है। देखिए जरूरी नहीं है ये लॉजिक अगला भी अगर सेम निकला ना तो हम लॉजिक लगाएंगे, जैसे इसमें लगाएंगे, ये कितना है आपका 24 है और ये आपका 30 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए, मतलब स्क्वायर किया था ना हमने, तो ये कितना हो जाएगा 6, 24 6 आ जाएगा ना, तो 6 का स्क्वायर करके आ रहा है हमारा 36 आ रहा है। हाँ 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिंपल है, ये जो 64 बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कैसे आ रहा होगा, तो 42 और में से कितना हम घटाएंगे, इनमें से कितनी 8 आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो 42 में से हम कितना घटाएं कि हमारे पास 8 आ जाए, तो ऑप्शन देख के देखते हैं। सिंपल है, देखिए अगर हम, सिंपल है ना, तो अगर हम 42 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 7 8। हाँ, अगर हम इसमें 34 माइनस करता हूं मैं, तो ये 8 आ रहा है, तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 34 आएगा, क्योंकि 42 में 34 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर यहाँ पे 34 होता है। देखिए मिसिंग नंबर में ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार आप लोग पूरा देखेंगे कि कैसे चीजों को क्लियर हो रही है करके। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच तो करना पड़ेगा, जो टाइम है उसके बाद ही देखना, जब पेपर पूरा हो गया है उसके बाद अगर ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, वैसे स्क्वायर करके निकल जाता है सिंपली। ठीक है, चलिए, पर प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि प्रैक्टिस रीजनिंग की करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जितना प्रैक्टिस करेंगे ना दिख जाएगा डेटा। ठीक है, 34 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शब्द के अक्षरों को दो वर्गों तथा द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि दिए गए आव्यूह में दर्शाया गया। देखिए इस क्वेश्चन को नहीं करते, बहुत लेंथी है, अब यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम ज्यादा स्पीड में चीजों को करते हैं। ठीक है, तो ये आव्यूह दिया हुआ है ना, इसे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अलग से करवा दूंगा बाद में। चलिए, तो देखिए यहाँ पे दी हुई 26 दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहली बार में आपका ये यहाँ है ना, फिर अगली बार में ये यहाँ पे मुड़ चुका है, इतना यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब अगली बार में सीधा आ चुका है, फिर अगली बार में यहाँ आया है, तो इसका जो अगला वाला रहेगा ना वो बनेगा यहाँ पे, इस टाइप में बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ इधर साइड बनेगा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो कौन सा बन रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, देखो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका घूमते जा रहा है ऐसे। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, पेपर कटिंग वाला ही है, इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, इसमें सिंपल ही है, आपका क्या करना था, देखिए अगर आप ऐसे फिगर बनाते हैं ना, ये इस टाइप से अगर आप फिगर बनाते हैं, तो ये अगली बार में यहाँ आया था ना, तो 90 ये और 45 ये, तो 135 घूम रहा है हर बार में, तो 135 को आप घुमाते रहो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब पहली बार में क्या है, यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पे 3 है, तो सेम वे यहाँ पे बना है, तो देखिए यहाँ पे लाइन नहीं थी, यहाँ पे लाइन थी, तो यहाँ पे लाइन है, तो इसका मतलब अगली बार में जो होगा, जो जो आपका बनेगा ना, सिंपल लाइन बनेगी, और सिंपल लाइन के साथ अगला जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 3, जो 2 थे ना, यहाँ 3 थे, तो 1 2 3 ये बना, और यहाँ पे सिंपल आपकी एक लाइन बनेगी। तो ऐसा 3 वाला कहीं दिया हुआ है, हाँ, तो देखिए एक लाइन तो ये दी थी ना इनने, तो 2 लाइन बनेंगी, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला कह रहा है, इनमें से कौन सी आकृति वर्गों, त्रिभुजों और बहुभुजों को दर्शाती है। अब यहाँ पे आपको एक वेन डायग्राम बनाना है, क्या करना है, वेन डायग्राम। तो देखिए सिंपली बात है, आकृति वर्गों, ठीक है, ये बनेगा आकृति वर्ग, फिर आपका चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका बहुभुज आ जाएगा, सब तीनों एक आकृति में आते हैं ना, तो ऐसा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि सभी जो वर्ग है ना चतुर्भुज हैं, तथा सभी जो चतुर्भुज होते हैं ना वो बहुभुज होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आई आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, 29वां है, देखिए अब प्रश्न आकृति दी है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ना, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा कह रहा है।
और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दर्पण कहाँ रखा है ना, हमेशा दर्पण यहीं पे मत रखना आप लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है दर्पण नीचे रखा हुआ है, मतलब जो फिगर होगा ना वो नीचे साइड को बनेगा। ठीक है, ये पलट जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब आपने फिगर को यहाँ रखा है ना तो इसको नीचे रखेंगे ना, तो आपका जो ये ब्लैंक वाला है ये जो ऊपर चले जाएगा, सिंपल लाइन नहीं रहेगी, नीचे आएगा और ये बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। डी क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला नीचे ही था, क्योंकि ब्लैक वाला ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, भरा हुआ पार्ट जो था। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। अब देखिए ये जो आप कुछ आकृतियां दी हुई है ना, इससे आपको इनमें से फिगर बनाना कौन सा बनेगा। देखिए पहली बात तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, इनको अलग अलग तोड़ लो। देखिए जो ये वाला फिगर है ना, 1 2 3 और 4, तो जो पहली वाली फिगर है ना मुझे ये वाली दिख रही है। ठीक है, पहला ये वाला दिख रहा है मुझे। इसके बाद जो दूसरा वाला है ना, ये मुझे ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये तीसरा त्रिभुज जो है ना ये वाला दिख रहा है, और जो ये वाला फिगर है ना ये वाला दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं, पूरा त्रिभुज इतना बड़ा है नहीं हमारे पास। यहाँ पे इस टाइप का फिगर हमको दिया नहीं है, गलती हो जाएगा। और यहाँ पे दो तो दिए ही नहीं हमें ये वाले। ठीक है, सिंपल गलत हो जाएगा। चलिए, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है आपकी ये होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ओसीआर की फुल फॉर्म। 32वां कह रहा है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो भिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, वो क्या होती है, गेटवे, राउटर, हब या फिर स्विच। ठीक है, ये जो होती है, जो गेटवे होता है ना, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो भिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सेल और पावर पॉइंट निम्न में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। ये पता होना चाहिए, एप्पल के तो नहीं है, गूगल के नहीं है, सिंपल किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। आप लोग यूज करते होंगे तो किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, 34वां है, निम्नांकित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। डॉट कॉम, ठीक है, कमर्शियल वाला होता है, गॉड जीओ भी गवर्नमेंट का होता है, डॉट नेट भी होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों होते हैं। ठीक है, ये सब वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, एक ओआरजी वाला भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाला भी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। 35वां क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर हैकर क्या है। एक जो कंप्यूटर हैकर होते हैं ना वो क्या है कह रहा है, तो सिंपल है। देखिए, एक व्यक्ति को जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरी दूसरी जगह से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है उसे हैकर कहते हैं। ठीक है, दूसरों के डेटा को चुराना वगैरह, हैक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम या फिर ऋषभ देव। तो योग दर्शन पतंजलि से आप याद रख लो, योग करते हैं ना आप लोग, पतंजलि, इससे हो जाएगा। ठीक है, 37वां है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका के कहां जा रहे थे। प्रिटोरिया में, जोहान्सबर्ग, केपटाउन या फिर डरबन। तो कहां पे जा रहे थे, ये प्रिटोरिया जा रहे थे, कहीं पे ये कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही जा रहे थे। ठीक है, पर जा कहां रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे वो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, 38वां है, किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वक्ष लगाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी वहां पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जैकोबियम क्लब भी ज्वाइन की थी। ठीक है, 39वां क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अब देखिए, पहली बात तो पता होना चाहिए, जो पानीपत है ना, इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, क्योंकि यूके ट्रिपल एस इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो पहली बार जो तृतीय युद्ध हुआ था ना वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था, तिरसा युद्ध। ठीक है, पहला तो आपको पता ही होगा, बाबर वाला। ठीक है, तो अब ये हुआ तो 1761 ना, किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 40वां है, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण संबंधित नहीं था। ठीक है, इटली का यूनाइट जो हुआ था तो उसमें कौन नहीं था कह रहा है, कैबूर, गैरीवाल्डी, मुसोलिनी या फिर मौजनी। इसमें से कौन एक नहीं था, तो देखिए मुसोलिनी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलिए 41वां है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है, सबसे दूर है कह रहे हैं। अब देखिए, पहले पता होना चाहिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। पहली बात तो सिंपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, गांधीनगर ये पास में है, रांची ये पास में है, अगरतला या भुवनेश्वर। अब आपने मैप नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो अगरतला है वो किसकी है, वो त्रिपुरा की राजधानी है। अब भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है।
ठीक है। तो सिंपल अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो भुवनेश्वर आपको बहुत नीचे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि भुवनेश्वर काफी नीचे है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 42वां है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। राइट ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वैश्विक ताप की वृद्धि का ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पे माना जाता है जो CO2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43वां, कोयला एक उदाहरण है आग्नेय सेलों का, रूपांतरित सेलों का, परतदार चट्टानों का या फिर इन सभी का, ठीक है। जो कोयला होता है, जो कोल होता है आपका, ठीक है, ये परतदार चट्टानों का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। जो वेल के परतदार चट्टान, क्योंकि जो वॉल्केनो ना इरप्ट होते हैं ना, तो जो लावा गिरता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से जो लावा गिरेगा तो उससे क्या होगा, ये चीजें बनती है 3 टाइप की, ठीक है। तो कायांतिक चट्टानें बनती है, रूपांतरित चट्टानें बनती है, आग्नेय सेल बनती है। तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो कोयला है एक परतदार चट्टानों का क्या है, उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला है 44वां, बाकू की प्रसिद्ध क्यों है? जो बाकू है ना वो प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है। अजरबैजान में जो बाकू है जगह, ठीक है। लोहा उद्योग, समुद्र जहाज उद्योग, हवाई जहाज उद्योग या फिर पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम के लिए है बाकू, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो अजरबैजान की है क्या है, राजधानी है, कौन सी, बाकू। 45वां है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1980, 1974, 1981 या इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से देखना, जल प्रदूषण की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 हो जाएगा, ठीक है ना। 46वां है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? S.A. डांगे, राम मोहन रोहिया, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। दलवीन प्रजातंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो इसका राइट ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना। अगला है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, निर्वाचन से, आरक्षण से या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। आपने देखा होगा ना 52वां जो पढ़ा होगा एग्जाम में, तो यहाँ पे जो 52वां संशोधन था वो दल बदल, जो 10वां हमारा शेड्यूल जोड़ा गया था ना, अनुसूची 10वीं दल बदल कानून वाली, तो उससे रिलेटेड है। और ये हुए कब थी, 1985 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सिंपल है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आपके डॉक्टर वी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। 49वां है, निम्न में से किसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो देखिए सार्क या फिर आसियान, इन दोनों में आपको कंफ्यूज होता है, ठीक है। सिंपल ऐसे याद रखो, अगर यहाँ पे बिम्स्टिक का पूछेगा, बिम्स्टिक में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बिम्स्टिक का हो जाएगा बी से बांग्लादेश हो जाएगा, ढाका में, ठीक है। यहाँ काठमांडू पूछा गया है नेपाल में, तो ये सार्क का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में पंचायत बनाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, पंचायत में कौन सा संविधान था, सॉरी कौन सा प्रावधान, जो कौन सा भाग कह रहा है, ठीक है, भाग पूछ रहा है, पार्ट पूछ रहा है, तो पंचायतों की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए जो भाग आपका यहाँ पे 9 है, ठीक है, जो आर्टिकल आपका 243 का बी है, तो वहां पे इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो ये 43 जो आर्टिकल है ना, इसके अंदर बात चीजें बोली गई हैं कि इसमें प्रावधान किया गया बनाने का, ठीक है। इसके लिए आपका 11वीं अनुसूची जो थी ना, उसको ऐड किया गया था, ठीक है। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो बॉम्बे प्लान जो आया था आपका, ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो आदर्श दलाल, ठीक है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, सॉरी जो इसका कह सकते हैं कि 1944 में, ठीक है, जो 1944 हुआ था उसमें, तो 8 मुंबई के जो 8 यहाँ पे उद्योगपति कितने थे, 8 उद्योगपति थे, ठीक है। इसने इसको लेके आए थे और 15 वर्षीय प्लान ने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, आदर्श दलाल थे इसके बॉम्बे प्लान के सूत्रधार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 52वां क्वेश्चन, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? ठीक है, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय या फिर पंचम में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होगा यहाँ पे। तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम था ना, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था और ये 1975 की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ना प्राथमिकता किसको दी गई, कृषि को दी गई, ठीक है। उसके बाद उद्योग तथा कृषि दोनों को दी गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। 53वां क्वेश्चन है, गिनी गुणांक किससे संबंधित है? आय विषमता माप में, आर्थिक पर्यावरण माप से, आय समानता माप से, प्रति व्यक्ति आय गणना से। देखिए होने को ये सिंपल क्वेश्चन है इकोनॉमी का, पर एग्जाम में आते हैं क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते। अब इसमें से बहुत से क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे बच्चों के, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, गिनी गुणांक हो गया, लॉरेंज कर्व वगैरह हो गया, तो आप जाके अभी क्या करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद
अपनी इकोनॉमी की बुक खोलेंगे, नोट्स खोलेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। तो मेन मतलब ये होता है, आप जो प्रैक्टिस सेट देते हैं ना, इसका मेन मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आया, आपने जैसे 100 क्वेश्चन किए तो आपको 30 क्वेश्चन नहीं आए, तो 30 क्वेश्चन जो आपको नहीं आए ना, आपको उन्हीं टॉपिक को जाके जब तक दूसरा पढ़ने से पहले 1-2 घंटा आपको रिवाइज करना है कि आप कहाँ पे फंसे थे करके, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब नहीं है आपका। आपके 70 नंबर बने या आपके 90 बने या आपके 20 नंबर बने, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट से आपको चीजों को सीखना है और जहां गलतियां हो रही है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो गिनी गुणांक से जो संबंधित था ना, तो इसका संबंध था आपका आय विषमता माप से था, ठीक है ना। तो 1912 में दिया था, 1912 में इसको दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चुनाव करना है। अब देखिए स्कीम से भी, जो स्कीम कब आई थी, कौन सी आई थी, ये पूछता है एग्जाम, यूके ट्रिपल एस थी। पहला कह रहा है इंडिया कार्यक्रम, नहीं ये 2015 का नहीं था, 2014 का था, ठीक है। जनधन योजना ये इंपॉर्टेंट है, 2014 का है, बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना 2017 की थी यहाँ पे, ठीक है, सही, सॉरी 2016 की थी उज्ज्वला योजना, ठीक है। और स्टार्टअप इंडिया जो आपका था, तो ये थी 2016 की थी, स्टार्टअप इंडिया भी 2016 की थी, ठीक है। और डिजिटल इंडिया तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, 2014 की थी यहाँ पे। उज्ज्वला आपकी 2016 की हो जाएगी, 18 दिया हुआ है तो 2016, तो राइट जो था आपका जनधन योजना ही था यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, जितनी भी स्कीम है ना, इनको एक बार देखे ना, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। 55वां है, कौन सा कार्य रिजर्व बैंक के अधीन नहीं आता है? करेंसी का निर्गमन, साख नियंत्रण, राजकोषीय नीति निर्माण, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। तो इसमें से आरबीआई का जो काम होता है ना, कह रहा है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो राजकोषीय नीति का निर्माण ये यहाँ पे कौन नहीं करती, आरबीआई नहीं करती। बाकी देखिए करेंसी नोट वगैरह वही निकालती है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए 56वां है, 8वां भारत जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था, ठीक है। ये किया गया था 17 से 20 सितंबर 2024 को, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 57वां है, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया है? भारत, ब्राजील, जॉर्डन या फिर चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है, ये किया गया है जॉर्डन को। किसको किया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये किया गया है जॉर्डन को, ठीक है। तो देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन है और पुराने करंट अफेयर यहाँ पे पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसको इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि एक साल पुराना करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर आपका अगर सितंबर में है तो आपको करंट अफेयर लास्ट जुलाई से पढ़ लेना, 2024 से, ठीक है। बाकी तो पता नहीं आयोग कहां से पूछा, फिर भी एक साल करंट अफेयर आप लोग देख लेना, ठीक है। 58वां है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है? सिनेमा, संगीत, रंगमंच या फिर ARB दोनों में, ठीक है। तो जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कौन, ग्रेमी जो पुरस्कार होता है, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली टेनिस टूर्नामेंट में वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? अब देखिए अगर इससे पहले कि आपके प्रैक्टिस सेट देखे होंगे या जो मैं करंट अफेयर की वीडियो डाल रहा हूँ ना, अगर वो देखी होगी तो मैंने आपको एक जगह बताया था, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, तो आप अगर वर्ल्ड का मैप बनाते हैं ना, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और यहाँ पे US होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ को इस टाइप से, तो पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल के पहले, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे याद करेंगे ना, चीजें होंगी, लास्ट में पूछेगा तो US ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये विंबलडन होता है, ये ग्रैंड, ठीक है, ऐसे भी याद रखना है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इनके बारे में आपको सबको, विंबलडन हो गया है, फ्रेंच ओपन हो गया है और विंबलडन US ओपन हो गया है, ये होते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया होगा, फिर फ्रेंच वाला होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर विंबलडन हो जाएगा, फिर आपका US ओपन हो जाएगा, ठीक। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी आधार पर डिजाइन और तैयार विमान वाहक युद्धपोत है? युद्धपोत की बात कर रहा है, जो कह रहा है स्वदेशी आधार पर डिजाइन जो भारत में हुआ है, पूरा बना भी है, ठीक है। INS विक्रमादित्य, INS विराट, INS विक्रांत या फिर INS विशाखापट्टनम। INS की फुल फॉर्म तो पता होगा आपको, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होने वाला है INS विक्रांत, काफी न्यूज में था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 2022 में, सितंबर 2022 में ये नौसेना में कमीशन मिल गया इसको, ठीक है। अब आएंगे हमारे उत्तराखंड के, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं 40, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छे से करना। 61वां है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं है, कह रहा है? झिरोली अल्मोड़ा, चंडाक पिथौरागढ़, बारकोट क्षेत्र देहरादून। देखिए बाराकोट, अगर बाराकोट होता ना, तो बाराकोट जो है वो आपका चंपावत में है, यहाँ पे बारकोट है जो बारकोट देहरादून में है, पोखरी चमोली। तो क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होती है पेपर में ना, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो बाराकोट और बारकोट दो अलग चीजें हैं, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखना। तो ये बारकोट क्षेत्र नहीं है, किसके लिए, मैग्नेसाइट के लिए। बाकी चंडाक क्षेत्र है, पोखरी है और झिरोली है, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ की प्रमुख फसल है यहाँ पे चावल, मक्का, सांवा या फिर ये सभी। तो देखिए अगर पिथौरागढ़ क्षेत्र से आप लोग आते हैं, ठीक है, तो जो पिथौरागढ़ खास की अगर मैं फसल की यहाँ पे बात करूंगा तो ये सभी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मक्का तो अच्छा होता है, ठीक है, घोगा कहते हैं इसको,
चावल भी होता है और सावा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 63वां है, भेंकल नामक पौधे का खाद्य तेल के रूप में उपयोग किस स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है? भील, गौंड, जौनसारी या फिर भोटिया। ठीक है, तो भेंकल नामक जो पौधा होता है उससे तेल निकाला जाता है, तो उसका जो उपयोग करता है ना वो कौन करता है? तो ये करती है भोटिया जनजाति। कौन करती है आपकी यहाँ पे? तो भोटिया जनजाति यहाँ पे करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64वां है, उत्तरकाशी में रहने वाली जाड़ जनजाति की जनजाति की उपजाति है। तो जाड़ हो गया, मारचा हो गया, भोटिया हो गया, सौका हो गया, पता होना चाहिए। तो भोटिया की उपजाति है। ठीक है, कौन सी आपकी? जाड़। जाड़ रहती क्या है? उत्तरकाशी में। एक चीज याद कराऊं, उत्तरकाशी में बर्फ गिरती है ना, तो जाड़ होता है, मतलब पहाड़ी में ठंड लगने कहते हैं, जाड़ है कहते हैं ना। तो जाड़ कहाँ रहती है? उत्तरकाशी में, क्योंकि उत्तरकाशी में बर्फ गिरती है ज्यादा। सेब भी होते हैं वहां पे। ठीक है, फेमस है हासिल के सेब वगैरह। और 1002 उत्पाद में सेब को यहाँ पे टैग दिया गया था। ठीक है, ऐसे याद रखो, जाड़ कहाँ पे होता है? उत्तरकाशी में जाड़ होता है। ठीक है, तो भोटिया की ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां है, धारचूला धारचूला पनबिजली परियोजना का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? पहली बार तो धारचूला है कहाँ? पिथौरागढ़ में है। ठीक है ना, तो धारचूल पनबिजली का जो किया गया है ना, ये किया गया है आपका राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ये हो जाएगा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है ना, और ये परियोजना पिथौरागढ़ के धौलीगंगा परियोजना का क्या है? हिस्सा भी यहाँ पे है करके। ठीक है, 66वां है, उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, यमुना या फिर भागीरथी। अब मैप के ये मैप वाले क्वेश्चन है, तो पूर्वी रामगंगा ये अंतिम नदी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड, ये सॉरी पिथौरागढ़ में अंतिम वाली नदी है यहाँ पे। ठीक है ना, 67वां है, उत्तरसायु बांध परियोजना का निर्माण किस जनपद में किया गया है? देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़ में। तो इसका किया गया है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो उत्तरसायु बांध परियोजना कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, और कौन सी नदी में पूछेगा? तो अलकनंदा रिवर पे है। कौन से है? अलकनंदा रिवर पे है। ठीक है, 68वां है, सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, बहुतों को आ भी रहे होंगे, बहुतों की प्रैक्टिस भी हो रही होगी, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, पर लास्ट में आपको क्या करना है? आपका कितना स्कोर है वो जरूर बताना है। ठीक है, बद्यत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केसरी है, बिल्कुल सही है। इंद्रमणि बरौनी का अन्य नाम उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने थे, बिल्कुल सही है। दोनों आपके यहाँ पे सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए, 69वां है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूछी जाती है? कामाख्या देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, नंदा देवी। इसका राइट ऑप्शन आपका नंदा देवी। तो हिमालयी पुत्री नंदा देवी कत्यूरियों की है कुलदेवी यहाँ पे मानी जाती है, इनकी यहाँ पे पूजा करते थे। ठीक है, 70वां है, नित्य करते गणपति प्राप्त हुए हैं लाखा मंडल से, काशीपुर से, जोशीमठ से, जागेश्वर से। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना अब आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से बन रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये जोशीमठ से मिलेंगे आपको। ठीक है, अब उत्तराखंड में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे ना जो गणपति की मूर्ति जो है ना, उनके जो उनका मुंह है, जो उनके ऊपर जो साउंड लगा हुआ है, ठीक है, वो लेफ्ट या राइट वाला भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि आप जब साउथ में जाएंगे, गुजरात साइड को जाएंगे ना, तो वहां से राइट से लेफ्ट साइड है, इस टाइप से कुछ है। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा सही से अभी, पर भी टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, पढ़ लेना। 71वां है, किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने मसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये किस वर्ष की गई थी? 1832 में यहाँ पे की गई थी, कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? मसूरी में की गई थी। अगला है 72वां, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? बसंत देव ने, निम्बर देव ने, राजदेव ने या फिर शक्ति देव ने? तो ये की गई थी बसंत देव के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां है, उत्तराखंड में ब्रिटानिया, डाबर तथा नेस्ले उद्योग कहाँ स्थित है? पंतनगर में। एक तो ब्रिटानिया है, डाबर का है और नेस्ले है। नेस्ले कौन बनाता है? जो आपकी मैगी बनाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंतनगर, देहरादून, हल्द्वानी या फिर रानीबाग में। तो ये जितने भी है ना, ये आपके कहाँ पे पढ़ेंगे? पंतनगर में पढ़ेंगे। कहाँ पे? पंतनगर में है। ठीक है, और पंतनगर कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74वें क्वेश्चन की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो ये 2006 में की गई थी। अगला है 75वां, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल पौड़ी व चमोली के बॉर्डर पर दूधातुल्य श्रेणी पर स्थित है? कंडाश्रम, धारी देवी मंदिर, सिद्धबली मंदिर या फिर विंसर महादेव? ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? तो ये है आपका विंसर महादेव, बिल्कुल राइट रहने वाला है आपका, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे 76वां क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है,
निम्न में से किस फूल घाटी का नाम कोटालो की हारी है? कल्पनाथ फूल घाटी, कुश कल्याण एवं सहस्त्रताल फूल घाटी, मंडूर घाट फूल घाटी या फिर दून फूल घाटा। ठीक है, तो गुड घाटी कौन सा रहेगा? घाटी। तो इसमें से कौन सा बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है? तो ये रहने वाला आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कुश कल्याण एवं सहस्त्रताल फूल घाटी। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है इसका? कोटालो की हारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे ना उससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे भी आगे के क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे है, केदारनाथ के प्रसिद्ध कुंड कौन से हैं? गौरी कुंड, रेतस कुंड, ए एंड बी दोनों या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, ये सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा है? ठीक है, तो नौकुचिया ताल सबसे गहरा ताल है। कहाँ पे है? ये आपका नौकुचिया ताल आपका कुमाऊं में पड़ेगा। ठीक है ना। आगे है, उत्तराखंड में सभी को शिक्षा और ज्ञान देने हेतु स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी ना वो 2001 में की गई थी। ठीक है, 81वां है, उत्तराखंड राज्य में पटवा डागर बायोटेक्नोलॉजी संस्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो पटवा डागर आपका कहाँ पे पड़ता है? तो पटवा डागर जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पड़ेगा आपका नैनीताल में। ठीक है, 82वां है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में प्रधान डाकघर का निर्माण कब किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बन सकता है। तो 1905 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग पर कौन सा पार्क अवस्थित है? सिमतोला इको पार्क, धरा इको पार्क, अंबर इको पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, अब जो इस रूट पे नहीं गया होगा तो सिंपल याद रख लो, सिमतोला इको पार्क हो जाएगा। 84वां है, निम्न में से कौन सी वनस्पति औषधीय रूप में वृद्धिवर्धक व बलवर्धक होती है तथा हरिद्वार में अत्यधिक मात्रा में मिलती है? सिकाकाई शैम्पू जो बनता है, ब्राह्मी, बेलाडोला या फिर इनमें से कोई नहीं? अब क्या कह रहा है? बुद्धिवर्धक भी होती है कह रहा है और बलवर्धक भी होती है कह रहा है, और हरिद्वार में मिलती है। ठीक है, इसका नाम है ब्राह्मी। अगला है, शावली वनस्पति उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? 600 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर या फिर 2000 मीटर पे? इसका राइट ऑप्शन है आपका 1000 मीटर। अगला है आगे, 86वां है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कह रहा है गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है आपका। केदारनाथ वन्यजीव विहार, विंसर, अस्कोट, अस्कोट पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो विंसर है ना ये पौड़ी में है, बिल्कुल ठीक है, बट जो विंसर है ना ये आपका कहाँ पे है? ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। केदारनाथ वन्यजीव विहार ये आपका रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो 86 का सी, जो विंसर है अल्मोड़ा में है, और पौड़ी में कौन सा है? सोना नदी है। कौन सा? सोना नदी। ठीक है, 87वां है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट या 18वीं वन रिपोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है, क्योंकि अभी ना सेम यही क्वेश्चन आई थिंक लोअर पीसीएल से पूछा गया था, तो वो आंसर गलत कर दिया था आयोग ने। ठीक है, तो अगर पहले की अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं ना, तो अभी की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चंपावत का है 69 के आसपास, 69%। उससे पहले नैनीताल था, बट यहाँ पे ना क्षेत्र बोला गया है, वन क्षेत्र बोला गया है। ठीक है ना, तो वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप पूछेगा तो ये नैनीताल ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88वां, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान? जायका से याद रखो जापान, जायका योजना किसकी है? जापान की सहायता से यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, आगे है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। घसियारी क्या होती है? जो जंगल में महिलाएं जो घास काटने जाते हैं ना, तो घसियारी कहते हैं, ऐसा याद रख लो। ठीक है, अब इसकी शुरुआत पूछी गई है, इसमें क्या था? 1.2 घसियारी, मतलब इनको सामान वगैरह दिया जाता है, दराती दी जाती है, घास काटने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो घसियारी कल्याण योजना चल रही थी, कब से चल रही है? 2021 से चल रही है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष तथा महिला साक्षरता कितनी है? देखिए, अगर हम सिंपली बात करें ना, तो पुरुषों की तो 87% है, महिलाओं की 70% है, ओवरऑल एवरेज जो है 78 के आसपास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है ना, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, आई थिंक नहीं, 88 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसमें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 91वां है, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? अब सामूहिक रूप से कह रहा है। ठीक है, अब देखिए, संस्कृत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में भी आपको ऐड मिलेंगे। जोड़ा गीत, हुड़किया बोल, जागर या फिर फाग? तो कह रहा है कि महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से जो गाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका जोड़ा गीत है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, जोड़ा गीत एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गढ़वाली कुमारियों का गीत प्रधान नृत्य है? सराव नृत्य, घुघुती नृत्य, केदारा नृत्य या फिर फोपटी नृत्य? अब सब नहीं लग रहे होंगे आपको भी। ठीक है, तो हो जाएगा फोपटी नृत्य हो जाएगा।
93वां क्वेश्चन है, झाल, विणाई, दमाम व तथा मुरियो क्या है? राज्य के धार्मिक स्थल है। अब देखिए, विणाई, दमाम राज्य की पहाड़ियां हैं। कुमाऊं के क्या है? इंपॉर्टेंट कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे। इस आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ लेना। 94 है, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई क्या है? होली का है, दशहरे का, दीपावली का है, फिर संक्रांति का। तो बग्वाल होती है ना, ये बगवाई की बात कर रहे हैं, बगवाली कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये जो होता है आपका दीपावली में जो बगवाली खेली जाती है ना, मतलब दूसरे दिन बगवाई होती है, ठीक है। खासकर आप लोग गुमदेस एरिया जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, चौमिल, वहां को ज्यादा खिलाया जाता है, ठीक है। सो बगवाई कहते हैं। 95 है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। तिलहरी कहाँ पहनते हैं? नाक में नहीं, गले में, हाथ में, पाँव में, ठीक है। तो ये कहाँ पहनी जाती है? गले में, ठीक है। 96 है, उत्तराखंड में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 कब लागू हुई थी? ठीक है, ये लागू हुई थी 14 मार्च 2024 को। देखिए बहुत फास्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस में ना अभी थोड़ा कहीं जाना भी ना, इसकी वजह से थोड़ा फास्ट करेंगे। आगे से अगर जो दूसरे एक्स्ट्रा आएंगे वहां पे चीजों का एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेंगे। नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सरकारी नामक संस्था से जुड़ी कितनी महिलाओं को उत्तराखंड की पहली ड्रोन दीदी का गौरव प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये डेटा भी आप याद रखना, 215 हो जाएगा। 98 है, 9 से 10 मार्च 2024 के मध्य उत्तराखंड में किस स्थान पर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? जोशीमठ, औली, बागेश्वर या फिर सैलाकुई में? तो ये हुई थी आपकी औली में, चमोली में जो है, ठीक है। अगला है 99, उत्तराखंड मिलेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, इस योजना को देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल जिलों में शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए, तो पहला आपका बिल्कुल सही है, ये देहरादून में, उधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में शुरू की गई है। सेकंड कह रहा है, अंत्योदय योजना में प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो मडुआ 10 रुपए किलो। गलत हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है, योजना के अंतर्गत सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों से मडुआ 78 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा। बिल्कुल सही है। तो कौन सा राइट है? 1 और 3 आपका बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, राज्य का पहला मानसी दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ है? सैलाकुई, हरिद्वार, रुद्रपुर या फिर हल्द्वानी में? तो ये हुआ आपका रुद्रपुर में, ठीक है। तो कितने बेडों के लिए ये? इसमें 50 बेड है। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी लागत जो है वो 1.87 करोड़ रुपए है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 100 क्वेश्चन थे, कितना स्कोर बना कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों का वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी आपको प्रैक्टिस देने हैं तो आप टेस्ट प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आपके लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और देखिए, करंट अफेयर के लिए मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपको स्टेटमेंट वाले, वन लाइनर फॉर्म वाले पूरे करवा रहा हूँ, जिसकी यहाँ पे 3 वीडियोस आ चुकी है, ठीक है। तो आपको वहां पे प्रैक्टिस है कि तो 50 क्वेश्चन में डेली करवा रहा हूँ, तो उन वीडियोस को देखिए, आपका करंट अफेयर का रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।